हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता, पीजी सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। इसमें हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अभी हम डिफरेंट वेक्टर्स पढ़ेंगे और वेक्टर में भी हमने पिछली क्लास में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा था। दो वेक्टर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया था। उसी के आगे हम बढ़ाते हुए कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, दूसरा जो है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन बाय एडिंग टू वेक्टर्स। अब टू वेक्टर्स को इस लॉ से कैसे ऐड करते हैं, जैसे मुझे a और b वेक्टर ऐड करना है। अगर a और b वेक्टर को हम किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट टू साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो डायगोनल होगा ना, वो डायगोनल इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो ये a और b वेक्टर ये दो लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इससे पैरेललोग्राम की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट उस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। तो रिजल्टेंट ये हम पैरेललोग्राम लॉ से इस तरह से निकाल सकते हैं। जो हमने पिछली क्लास में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, ये जो दो वेक्टर हैं ए बी वेक्टर और एक बी सी वेक्टर, अगर ये दो वेक्टर्स हैं दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ट्रायंगल को क्रॉस करने वाली जो थर्ड साइड है एसी साइड, वो इसके बराबर होगी। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं मान लो ए से बी तक गया, फिर बी से चलकर सी पर गया, तो ए से स्टार्ट होकर फाइनली सी पर पहुंचे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधी लाइन की लाइन, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा AC। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर लिखा जा सकता है। नाउ AC वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस CA वेक्टर, AC का अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर, तो AC वेक्टर को लिखा जा सकता है माइनस CA वेक्टर। जैसे AC वेक्टर का अगर डायरेक्शन इधर है तो माइनस नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, तो ये माइनस AC वेक्टर है, ये प्लस AC वेक्टर है। अब अगर ये इक्वल के इधर है, इस माइनस CA वेक्टर को इधर लाऊंगा तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखिए इस क्वांटिटी से मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी ए से बी गए ए बी वेक्टर में, फिर ए बी में मुझे जोड़ना है बी सी, बी पर पहुंचने के बाद बी से सी की तरफ गए, अब सी पर पहुंचने के बाद सी में क्या जोड़ना है? ए सी ए वेक्टर, तो सी ए वेक्टर तो इधर बनेगा ना, सी ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है। अब इन तीनों वेक्टर का सम, तो यहां से ए से बी गए, बी से सी गए और सी से वापस ए पर आ गए, तो जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं आ गए, तो इन सारे वेक्टर्स का वेक्टर सम कितना हो गया? 0 के बराबर। तो इस तरह से इन सारे वेक्टर का वेक्टर सम, अगर इस सारे वेक्टर का एरो एक ही डायरेक्शन में आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं आ जाओ, तो उन सारे वेक्टर का सम 0 होता है। चाहे 3 वेक्टर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी वेक्टर्स हो, इस तरह से इन सबका सम 0 हो जाता है। अब देखो इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, ए से स्टार्ट हुआ है तो ए से बी वेक्टर प्लस बी से सी वेक्टर, सी से डी और डी से ई, ई से एफ और एफ से जी और जी से वापस ए। तो इन सारे वेक्टर्स का सम क्या होगा? 0 के बराबर, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुए थे वापस वहीं आ गए, तो ये इन सारे वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 के इक्वल हो गया।
अब देखो हमें जो पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसके पहले मैंने वेक्टर एडिशन के दो मेथड बताया थे, एक ट्रायंगल मेथड और एक पैरेललोग्राम मेथड। बट उन दोनों मेथड में लिमिटेशन थी क्योंकि उन दोनों मेथड से हम केवल दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते थे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं, यहाँ नंबर ऑफ वेक्टर ए बी बी सी 5 वेक्टर है। अब इन 5 वेक्टर को दो से ज्यादा वेक्टर है तो इनको हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड नहीं कर सकते, और इनके लिए जो लॉ लगता है उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मोर देन 1 कितने भी वेक्टर्स हो, इस मेथड से हम उन सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये मेथड ये है कि ये सारे वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ई, एफ, तो फाइनली यहां पहुंचे ना, तो इन सारे वेक्टर्स का सम होगा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के लेंथ के बराबर। ये फाइनल जो इन सारे वेक्टर का सम होगा इसके बराबर होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए से स्टार्ट हुए थे, ए स्टार्टिंग पॉइंट था, एफ एंडिंग पॉइंट है, तो ए से एफ की तरफ होगा। तो इन सारे वेक्टर्स का जो सम होगा उसका आंसर होगा एफ वेक्टर। तो इस तरह से हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन सारे वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब देखो एक पर्सन जो है ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, 30 मीटर ईस्ट में जाता है, 30 मीटर ईस्ट में इधर गया, बी पॉइंट तक पहुंचता है, बी से फिर वो नॉर्थ में जाता है 40 मीटर, और 40 मीटर जाकर वो सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो हमें बताना है उस पर्सन का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, ये 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर, ये 40 मीटर, तो अब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही आ जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है किसके इक्वल होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट s किसके बराबर होगा, a से b गए और b से c गए, तो ab प्लस bc के बराबर होगा। अब ये बताओ ab जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है, i कैप, तो इस ab डिस्प्लेसमेंट को लिख दूंगा 30 i कैप। इसी तरह से bc की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है j कैप, तो इसको लिख देंगे 40 j कैप। तो ये अपना आंसर आ गया। अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 50 के बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर इसका डायरेक्शन निकालना हो कि बताओ डिस्प्लेसमेंट ईस्ट से कितने एंगल पर है, तो ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर ईस्ट से बताना हो और डिस्प्लेसमेंट ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो कितना एंगल है इसको निकालने के लिए इस ट्रायंगल में हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो इस ट्रायंगल में लगाऊंगा तो ये थीटा अगर एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर है 40, तो परपेंडिकुलर की जगह 40 और इसकी जगह 30, तो ये आंसर क्या आया 4/3। मैंने आपको बताया था 4, 3 और 5 वाला ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल से थीटा कितना आ जाएगा 53 डिग्री, तो ये इसका आंसर। और 53 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स किधर है, नॉर्थ। जो डिस्प्लेसमेंट है ईस्ट से 53 डिग्री पर है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो ये दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं
ये क्वेश्चन भी गिवन है x1 अब देखिए जैसे मुझे क्वेश्चन में ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आर ए का मतलब होगा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और इसी तरह से बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब मुझे यहाँ ये निकालना है, अगर इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इन कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। और ए बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी, तो ए बी वेक्टर निकालना है। अब अगर ए बी वेक्टर का हमें निकालना है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी फाइनल है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो इस तरह से हम ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हमने जो पहले मेथड पढ़ा था ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें डायग्राम से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके हम वेक्टर एडिशन निकालते थे। अब यहाँ एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम दो वेक्टर्स का सम कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे r निकालना है और a और b वेक्टर ये दे रखे हैं, इनके डायरेक्शन दे रखे हैं, थीटा दे रखा है। अब r जो होगा यहाँ इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, और इसका डायरेक्शन देखो। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, इन दोनों वेक्टर a और b का जो रिजल्टेंट होगा ना, इनके बीच इन दोनों लाइनों के बीच में से पास होगा। मान लेते हैं इन दोनों लाइनों के बीच में यहाँ कहीं से ऐसे पास हो रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये है, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड ये है और इस r का डायरेक्शन अल्फा है। तो ये r वेक्टर का जो अल्फा एंगल है कहां से है, a वेक्टर से है, ये एंगल अल्फा है इस फॉर्मूले में, क्लियर। इसका डेरिवेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। If theta is equal to 0 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, थीटा 0 हो तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इससे रिजल्टेंट क्या आएगा a प्लस बी आ जाएगा और ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या होता है,
अपनी मैक्सिमम वैल्यू का होता है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और उसके होल स्क्वायर में अंडर रूट कैंसिल आउट होकर ये a प्लस बी आ जाएगा। सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई में लिखते हैं, cos पाई की वैल्यू -1। अच्छा, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है ना, तो इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स, और अगर 180 होता है तो इन वेक्टर्स को बोलते हैं एंटी पैरेलल या नेगेटिव वेक्टर एक दूसरे के। तो cos पाई अगर -1 यहाँ रखूंगा तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ से r की मिनिमम वैल्यू आएगी a - b। लेकिन अब a - b में r की मिनिमम वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे, जो a और b में जो बड़ा है ना उसमें से छोटा माइनस करेंगे, तो यहाँ मोड लगा देता हूँ, तो ये r की मिनिमम वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट ये है, अगर थर्ड केस में थीटा 90 डिग्री हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस तरह से a इधर b इधर। अब परपेंडिकुलर को हम इस तरह के सिंबल से भी बताते हैं, ये उल्टा t जो है इसका मतलब है a b के परपेंडिकुलर है, तो अब उसमें क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उससे √a² + b² आ जाएगा। इसमें वेक्टर ऐसा होंगे, जनरली इसमें जो थीटा बराबर 90 है इसमें एंगल निकालना भी आता है कि रिजल्टेंट का a के साथ एंगल कितना है, तो इसको निकालने के लिए tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, p/बेस, और अल्फा के सामने वाली साइड p और ये बेस है, और इधर वेक्टर है b और इधर है a, तो b/a, तो tan अल्फा इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो, हमने अभी पढ़ा वेक्टर एडिशन, कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट वेक्टर एडिशन में तो क्या होता है, हम एक से ज्यादा वेक्टर को जोड़कर एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, और कंपोनेंट में क्या करते हैं, हमारे पास एक सिंगल वेक्टर होता है, उसके हम टुकड़े कर लेते हैं, दो या दो से ज्यादा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास दो ही कंपोनेंट हैं, एक वेक्टर के दो टुकड़े करेंगे हम। अब एक वेक्टर के जो दो टुकड़े करेंगे ना, वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों टुकड़ों के बीच, दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मतलब क्या है उसको समझते हैं। अब देखो, ये वेक्टर हमें a दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है और इसका डायरेक्शन इधर दे रखा है, इसको बोल देते हैं x एक्सिस, इसको y एक्सिस। अब इस वेक्टर a के दो टुकड़े करने हैं हमें, एक तो x डायरेक्शन में आना चाहिए, एक y। अब x और y के बीच का एंगल कितना है, 90।
अगर जो दो कंपोनेंट जिन दो लाइनों के अलोंग कर रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। अगर ये एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो तो ये कहलाता है ऑब्लिक। ऑब्लिक हमें नहीं करने की रिक्वायरमेंट होती। अब इसके कंपोनेंट करने के लिए जैसे ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या होगा उसको निकालने के लिए इसके हेड से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जहां कट करेगी ना यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही x कंपोनेंट होगी। x का मतलब है इस वेक्टर a का x डायरेक्शन में कंपोनेंट। सिमिलरली इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ ay आ जाएगी, ये y डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब इनकी लेंथ निकालनी है तो इस ट्रायंगल में sin थीटा का फॉर्मूला लगा दें OAB। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, इसमें sin थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं। sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है ना और ये लेंथ कितनी है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है तो इसको यहां AY लिखा। इसी तरह से हाइपोटेन्यूज ये वाली लेंथ है हाइपोटेन्यूज और ये a के बराबर दी रखी है तो इसको a लिख दिया। ये हमारे पास sin थीटा आ गया। इसी तरह से हम cos थीटा निकालेंगे इसी ट्रायंगल में तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस है x और ये है ay। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से ay हमारे पास कितना आ गया a sin थीटा और x आ गया हमारे पास a cos थीटा। तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होता है, y डायरेक्शन में कंपोनेंट ये होता है। इस कंपोनेंट को हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं कि वेक्टर a का x डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ये है। जो कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का वो स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, यह स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर वेक्टर ये जो वेक्टर है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो a का फॉर्मूला क्या था axi प्लस ayj। तो ax की वैल्यू ये रख देंगे ay की वैल्यू ये रख देंगे। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अब इसमें बताना है इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा। अब देखो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको समझें कि ये a वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब यहाँ a का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग निकाल रहे हैं और इसी लाइन से एंगल है तो जिस लाइन के साथ एंगल हो उधर cos आता है कंपोनेंट में, a cos थीटा और दूसरी तरफ a sin थीटा। ऐसे याद रखें इसको। अब यहाँ इस a वेक्टर का इस लाइन के साथ एंगल आ रहा है ना तो इधर कंपोनेंट आएगा cos में और दूसरी तरफ आ जाएगा sin में, दूसरी तरफ आ जाएगा कंपोनेंट sin में। तो ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर इसका कंपोनेंट करना है तो देखो इसका एरो इधर है ना तो एक कंपोनेंट तो इसका इधर आएगा एक इधर आएगा, इधर कंपोनेंट cos में आएगा तो कितना आ जाएगा tan cos 37, इधर आ जाएगा tan sin
37। अब ax की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नेगेटिव होता है ना, तो x की वैल्यू हम माइनस लिखेंगे 10 cos 37। और इसी तरह से ay की वैल्यू लिखनी है, तो ऊपर तो पॉजिटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव होगा 10 sin 37। अब इसके बाद माइनस 10 cos 37 होता है 4/5, तो यहां से कितना आ गया माइनस का 8, यहां से 10 3/5, तो ये आ गया 6। तो ये अपना आंसर आ गया। एक आंसर ये है, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मेथड क्या होता है, axi प्लस ayj। तो अब ax की वैल्यू कितनी है -8, तो -8i प्लस 6j, ये ए वेक्टर का मीनिंग होगा। अब देखिए ये हमारे पास दो वेक्टर है a और b, इन दोनों का एडिशन करना है और रिजल्टेंट मान लो इधर की तरफ आया, और ये रिजल्टेंट a वेक्टर के साथ माना अल्फा एंगल बना रहा है, b के साथ बीटा एंगल बना रहा है। अब अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि a का मैग्नीट्यूड b से ज्यादा है, तो बताओ अल्फा बीटा में कौन बड़ा होगा? तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये रिजल्टेंट उसके ज्यादा नजदीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट a के ज्यादा नजदीक होगा, तो a से कम एंगल बनाएगा ना, तो अल्फा लेस देन बीटा होगा। सिमिलरली अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। और अगर a और b बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। अब अगला केस ये है कि दो वेक्टर हमने सेम मैग्नीट्यूड के लिए a और b जो है सेम मैग्नीट्यूड के, इनके बीच का एंगल थीटा, लेकिन वेक्टर बराबर नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट किधर होगा? रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर से बराबर एंगल बनाएगा। इसका मतलब जो टोटल एंगल है इसके एंगल बाइसेक्टर पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, तो रिजल्टेंट इनके एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। और ये एंगल कितना होगा भाई? टोटल एंगल ये थीटा है तो ये थीटा/2, और इधर से भी एंगल थीटा/2 होगा। तो ये रिजल्टेंट इनके एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा। और अब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, कैसे कितना होगा? तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, मैं इसको कंपोनेंट करूंगा। जैसे इस वाले डायरेक्शन को x एक्सिस मान लेता हूं और इसके x एक्सिस के परपेंडिकुलर y एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। y एक्सिस हमने कंसीडर किया। अब ये जो दो वेक्टर हैं इनके कंपोनेंट करेंगे। जैसे ये a वाला वेक्टर है, इसका इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट करूंगा, एक तो इस वेक्टर का इस लाइन के अलोंग हम कंपोनेंट करेंगे। इस a का अगर इधर कंपोनेंट करूंगा तो इससे a का इस लाइन के साथ एंगल है तो इधर cos आएगा ना कंपोनेंट, a cos थीटा/2, और इस a का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट आएगा a sin थीटा/2 के बराबर। सिमिलरली इस a का इधर कंपोनेंट करूंगा तो a cos थीटा/2, और इधर आ जाएगा a sin थीटा/2। अब देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इन दोनों का सम तो 0 हो गया, तो इस y डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट होगा नहीं, और इस डायरेक्शन में ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे ना,
तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा ओवरऑल इसका? तो देखो अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो ना तो रिजल्टेंट दोनों से बराबर बराबर एंगल बनाएगा थीटा बाई टू। और ए का इधर कंपोनेंट आया a cos, इसका भी इधर, तो इधर r कितना हो गया 2a cos थीटा बाई टू। तो ये आंसर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कंपोनेंट करने का। तो इफ a and b are equal then magnitude of resultant is equal to 2a cos theta by 2। ये अपना रिजल्ट है जो याद रखना है। अब a और b एक दूसरे के बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 120 है। इसका मतलब a वेक्टर इधर, b वेक्टर यहां कहीं है और b का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, इनके बीच का एंगल 120 है। ये हमारा केस है। अब अगर इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो दोनों से एंगल बाइसेक्टर पर होगा ना, और रिजल्टेंट कितना होगा? फॉर्मूला ये है 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा की जगह लिखते हैं 120 बाई 2, तो ये किसके इक्वल आ गया? r a के बराबर। इसका मतलब अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो उनके बीच का एंगल 120 होना चाहिए। अब देखो ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, तो बताओ इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो हमें r बताना है क्या होगा। r का मतलब है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब इसका सॉल्यूशन, a और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, लेकिन हमें a और b के बीच का एंगल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब एंगल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो r की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? a प्लस b, तो वो कितना आ जाएगा? 7 प्लस 4 11। और ये तब होता है जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। एंड r की मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला था a माइनस b का मोड, और इससे आ जाएगा 7 माइनस 4 3 के बराबर। ये तब था थीटा बराबर पाई। अब इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो, r की मिनिमम वैल्यू 3 से कम नहीं हो सकती और मैक्सिमम वैल्यू 11 इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो r के आंसर क्या होंगे? r का आंसर होगा 3 से 11 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, लेकिन 2 पॉसिबल है क्या? नो। 12 पॉसिबल है? नो। तो ये इसका मतलब है। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब जैसे ही हमारे पास चार वेक्टर हैं 1 2 3 4, चारों वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, हमें बताना है क्या इन चार वेक्टर का सम 0 हो सकता है? कैन सम ऑफ दीस 4 वेक्टर्स मे बी 0?